हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 21, नालायक अभय। वही सुशीला अपने रूम में जाती है। विराज शांति से बैठ अखबार रीड कर रहा था। सुशीला उसके हाथ से अखबार छीन साइड में रख देती है। विराज उसकी इस हरकत से चौंक जाता है। सुशीला का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। क्या हुआ सुशीला जी, आपका चेहरा गुस्से से लाल टमाटर की तरह लाल क्यों हो रहा है? किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा मुझे। सुशीला गुस्से में ही जवाब देती है। नहीं कहा तो भड़क क्यों रही हो इतना? मुझे आपके बेटे पर तेज गुस्सा आ रहा है। अरे अब कोई नया कांड कर दिया क्या अभय ने? विराज माथा सहलाते हुए कहता है। अभी मैं नीचे हॉल में गई तो मैंने देखा वो लड़का ऋषभ किचन में कुछ खाने का ढूंढ रहा था, तभी दादी सा वहां पहुंच गई और उसे डांट लगा, वहां से भूखा ही भेज दिया। अरे आपके उस नालायक बेटे को अच्छे से पता है ना, महल में हर चीज का एक समय फिक्स है, तो उसे ये बात ऋषभ को भी बतानी चाहिए थी ना। खुद तो ऑफिस जाकर नाश्ता ठूस लेगा और यहाँ ऋषभ भूखा मरेगा। अब इस बच्चे को थोड़ी ना पता है यहाँ के नियम कानून। बस शादी करने का शौक चढ़ा था उसे। शादी के साथ कितनी जिम्मेदारियां साथ में आती है, ये उस नालायक को कौन समझाए। सुशीला की बात सुन विराज के होठों पर छोटी सी मुस्कान खिल जाती है। विराज को मुस्कुराता देख सुशीला चिढ़ जाती है। आपको किस खुशी में हंसी आ रही है? तुम्हें ऋषभ की इतनी चिंता क्यों हो रही है? तुम तो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी ना? हाँ नहीं थी और ना ही हूँ, पर इस सब में उस बच्चे का क्या दोष है? अरे हम सब से ज्यादा तो गलत उसके साथ हुआ है। अभय ने जबरदस्ती उससे शादी की है। इस शादी में उसकी रजमंदी नहीं थी। दादी सा कभी ऋषभ को नहीं अपनाएंगी, और जहां तक मैं उन्हें जानती हूँ वो कभी ऋषभ को चैन से नहीं जीने देंगी। उसकी एक छोटी सी झलक आज मैंने देख ली है। दादी सा भी ये बात जानती थी, ऋषभ यहाँ नया है, यहाँ के कायदे कानून से अभी वाकिफ नहीं है। ये सब जानते हुए भी उन्होंने ऋषभ को खाने से रोक दिया। मेरा फोन दीजिए, किसे कॉल करना है? आपके शहजादे को, सुशीला मुंह बनाकर कहती है। विराज साइड में टेबल पर रखा फोन उठाता है और उसे सुशीला की तरफ बढ़ा देता है। सुशीला तुरंत उसके हाथ से फोन उठा लेती है और अभय को कॉल मिला देती है। एक दो रिंग जाने के बाद अभय फोन पिक कर लेता है। जी मासा बोलिए। शादी करने का तो बड़ा शौक चढ़ा था तुम्हें, अब उसकी एक आध जिम्मेदारी भी निभा लो, या बस सिर्फ हमारा तमाशा बनाने के लिए ही शादी की थी? सुशीला गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है। सुशीला की बात सुन अभय के कुछ पल्ले नहीं पड़ रही थी। मासा आप क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ शब्दों में कहिए आप कहना क्या चाहती है? साफ साफ शब्दों में सुनना है तो सुनो, तुम्हारा नया पति भूखा है, किचन में खाना खाने गया था, दादी सा ने डांट लगा उस वापस भेज दिया, तो इसलिए शादी की थी तुमने उससे? अरे जब शादी की है तो अब इसे निभाओ भी। कल से शायद उसने कुछ नहीं खाया होगा, उसका चेहरा पीला पड़ गया है। सुशीला की बात सुन अभय को खुद पर गुस्सा आता है, वो कैसे इतनी इम्पोर्टेंट बात भूल गया। अब जल्दी घर आओ और उसे कुछ खिलाओ। जी मासा। सुशीला तुरंत फोन कट कर देती है। वही फोन कट होते ही अभय तुरंत ऑफिस से घर के लिए निकल जाता है। आधे घंटे के अंदर वो महल पहुंच भी जाता है। अंदर हॉल में ही वंदना, कामिनी बैठे हुए थे। अभय उनको पूरी तरह इग्नोर कर अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। अभय रूम में पहुंचता है तो देखता है ऋषभ सो रहा था। ऋषभ सो नहीं रहा था, वो तो बस लेट रहा था। अभय के आने का एहसास हो गया था, फिर भी वो उठता नहीं। अभय उसे आवाज लगाता है पर ऋषभ उसे अनसुना कर देता है। ये देख अभय चिढ़ जाता है। देखो मुझे पता है तुम जाग रहे हो, ये सोने का नाटक बंद करो। मुझे पता है भूखे पेट नींद नहीं आती है, इसलिए ये नाटक बंद करो और उठो। ऋषभ फिर से अभय की बातों का अनसुना कर देता है और सोने का नाटक जारी रखता है। लास्ट बार बोल रहा हूं तुम्हें, अगर अब नहीं जगे तो मैं तुम पर फिर से ठंडा पानी डाल दूंगा। ये सुन ऋषभ एक झटके से उठ खड़ा हो जाता है।
अभय के होठों पर तिरछी मुस्कान फैल जाती है। ऋषभ को अभय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो पहले ही वो भूखा था, ऊपर से अभय उसे और सता रहा था। चलो। कहाँ चलूं? ऋषभ नासमझी से उसे देखते हुए कहता है। हम बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। चलो अब जल्दी से उठ जाओ। अगर तुमने उठने में एक और सेकंड की देरी की तो मैं तुम्हें गोद में उठा कर ले जाऊंगा और तब तक नीचे नहीं उतरूंगा जब तक मेरा मन ना भर जाए। अभय की बात पूरी होने से पहले ही ऋषभ बेड पर से उठ जाता है। उसे इस आदमी पर जरा भी भरोसा नहीं था, ये कभी भी कुछ नहीं कर सकता था। एपिसोड 22। आप बात बात पर गोद में उठाने की बात क्यों करते हैं? अभय ऋषभ का हाथ पकड़ उसे बाहर ले जाता है और उसे कार में बिठाता है, फिर जल्दी से खुद भी कार में बैठ जाता है। हम कहाँ जा रहे हैं? ऋषभ धीमी आवाज में बोलता है। कुछ देर में पता चल जाएगा। अभय बिना उसकी तरफ देखते हुए कहता है। अभय की बात सुन ऋषभ का मुंह बन जाता है। एक तो इतने जोर से भूख लग रही है और ये इंसान मुझे परेशान कर रहा है, पता नहीं कहाँ ले जा रहा है। 20 मिनट बाद कार एक बड़ी सी रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकती है। अभय कार से बाहर उतरता है, फिर ऋषभ के लिए दरवाजा खोलता है और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है। ऋषभ को थोड़ा अवकवर लगता है, इसलिए वो अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाता। ये देख अभय की भौहें सिकुड़ जाती है। अभय अपना हाथ पीछे खींच लेता है। ओह, लगता है मेरी बीवी को मेरी गोद में बाहर उतरना है, अभय टेढ़ी मुस्कान के साथ कहता है। अभय ने इतना कहा ही था कि ऋषभ डर के मारे अभय का हाथ पकड़ खुद के हाथ में रख देता है। आप तो बात बात पर गोद में उठाने की बात करने लग जाते हैं। आपके जिम में उठाने के लिए कुछ और नहीं है क्या जो बार बार वे लिफ्टिंग के लिए उठाने लगते हो? ऋषभ धीरे से बोलता है। ओह अच्छा याद दिलाया तुमने, आज से मैं जिम में मैं तुम्हें ही उठाऊंगा। परफेक्ट वेट है तुम्हारा, कल से तुम मेरे साथ जिम में जाओगे। अभय की बात सुन ऋषभ का चेहरा सफेद पड़ जाता है। बेचारा कुछ भी बोल दे, अभय उसकी वॉट लगा देता है। अरे ये मैंने क्या किया? अपने ही पैर में खुद कुल्हाड़ी मार दी। बेबी अपने आप को बाद में कोस लेना, फिलहाल अंदर चलो। अभय ऋषभ का हाथ पकड़ता है और उसे अंदर ले जाने लगता है। हम रेस्टोरेंट क्यों आए हैं? ऋषभ चलते चलते कहता है। खाना बनाने, अभय जवाब देता है। खाना बनाने? वो भी रेस्टोरेंट में? ये तो हम महल में भी बना सकते थे ना। और रेस्टोरेंट में खाना बनाने कौन आता है, यहाँ तो खाना खाने आते हैं। क्या ये रेस्टोरेंट अलग टाइप का है? यहाँ खुद खाना बनाना पड़ता है। अभय उसे घूरता है। दिमाग में 100 फालतू बातें आ चुकी तुम्हारे दिमाग में, लेकिन एक काम की बात नहीं आई। बीवी रेस्टोरेंट में एक आदमी खाना खाने नहीं आएगा तो क्या करने आएगा? जरूरी नहीं कहे हर आदमी यहाँ खाना खाने ही आए, यहाँ आने के और भी कारण होते हैं। जैसे सफाई करने वाला या सफाई करने आता है, शेफ खाना बनाने आता है, वेटर सर्व करने के लिए आता है। ऋषभ की बात सुन अभय फ्रस्ट्रेशन में अपनी गर्दन पर हाथ फिराने लगता है। बीवी लगता है भूख अब तुम्हें सर पर चढ़ चुकी है। तुम कोई और बकवास करो, उससे पहले हमें जल्दी से खाना खा लेना चाहिए। पर कुछ पर वर नहीं है। अभय उसका हाथ खींचते हुए अंदर एक प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ जाता है। अभय ऋषभ को रेस्टोरेंट के फर्स्ट फ्लोर पर बने एक प्राइवेट रूम में ले जाता है। ये रेस्टोरेंट अभय का ही था। उसके लिए वहाँ एक स्पेशल सेक्शन बना हुआ था जिसका इस्तेमाल सिर्फ वो ही कर सकता था। उनके बैठते ही वेटर की एक पूरी टीम उनके पास आती है और सर झुकाकर खड़ी हो जाती है। अभय मेनू कार्ड ऋषभ की तरफ बढ़ा देता है। जो पसंद है वो ऑर्डर कर दो। आप ही कर दीजिए। ऋषभ वापस उसे मेनू कार्ड अभय की तरफ सरका देता है। लगता है तुम्हें कुछ खाना नहीं है, ठीक है मैं सिर्फ मेरे लिए खाना ऑर्डर कर देता हूँ। ये सुन ऋषभ की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। एकदम से उसका पेट तेज आवाजें निकालने लगता है। अभय मेनू कार्ड हाथ में पकड़ता ही है कि तभी ऋषभ तेजी से उसके हाथ से मेनू कार्ड छीन लेता है और ऑर्डर देने लगता है। मटर पनीर, पुलाव, आलू पराठे, एक खस्ता कचौरी, दाल बाटी और साथ में चूरमा।
और हाँ, दाल मखनी विथ एक्स्ट्रा बटर और अचार और सलाद के कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आप लाएंगे ही। लस्सी भी लाना, पुदीना दाल, और हाँ बिल्कुल लास्ट में गुलाब जामुन विथ आइसक्रीम भी। ऋषभ का ऑर्डर सुन अभय का मुंह खुल जाता है। कितने जन्मों से भूखे हो? कल दोपहर से हाँ स्टेशन पर एक समोसा खाया था। 18 घंटे ना खाने से इतना खा रहे हो, अगर कभी 2 दिन के लिए भूखे रह गए तो तुम तो पूरा रेस्टोरेंट ही निगल जाओगे। वैसे ये इतना सब जाएगा कहाँ? अभय ऋषभ के पेट की तरफ देखते हुए कहता है। ऋषभ शर्मिंदगी से सर झुका लेता है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं इसमें से कुछ कम कर देता हूँ। इस पर अभय कुछ बोलता उससे पहले ही ऋषभ वेटर से बोलता है, आप इसमें सलाद हटा दीजिए। अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं तो मुझे तो पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे तुमने काफी बड़ी डिश कम कर दी। मैं तुम्हारे इस बलिदान की सराहना करता हूँ। अभय उसे घूरते हुए कहता है, आपको कुछ ऑर्डर नहीं करना। तुमने कर तो दिया इतना कुछ, मुझे ऑर्डर करने की क्या जरूरत है? पर मैंने तो ये सब सिर्फ अपने लिए ऑर्डर किया है। ये इतना सब तुम अकेले खाओगे? हाँ। अभी वेटर की तरफ देखता है, मेरे मिले ये मेरी रेगुलर मील लेकर आओ। जी सर। वेटर सर झुकाकर कहता है, तुम्हें इतना अनहेल्दी खाना नहीं खाना चाहिए। यही तो उम्र है खाने की, बाद में तो पचेगा नहीं। एपिसोड 23, तुम्हें लगा मैं तुम्हें किश करने वाला हूँ? तुम्हें इतना अनहेल्दी खाना नहीं खाना चाहिए। यही तो उम्र है खाने की, बाद में तो पचेगा नहीं। 100 प्रकार की बीमारियां अलग, घुटनों में दर्द, हाथों में दर्द, हड्डियों में दर्द, बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम्स, पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, कमजोर आंखें, कमजोर सुनने की शक्ति आदि प्रकार की बीमारियां। इसलिए मेरी सोच है, जब तक मैं जवान हूँ मुझे सब कुछ टॉय करना चाहिए, अपनी जवानी का भरपूर आनंद लेना चाहिए। ऋषभ की बात सुन अभय के होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। अभय अपनी कुर्सी पर से उठता है और ऋषभ के पास जाता है। अभय ऋषभ के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अभय ऋषभ के ऊपर झुक जाता है। अभय को अपने करीब देख ऋषभ की धड़कनें एकदम से तेज हो जाती है। अभय सेडक्टिव आवाज में कहता है, सही कहा तुमने बीवी, जवानी का भरपूर आनंद लेना चाहिए। मैंने भी तुम्हारी तरह कुछ सोच रखा है। जैसे तुम सोचते हो जवानी में अच्छे से खाना पीना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह मुझे भी लगता है जवानी में भर भर के रोमांस करना चाहिए। क्योंकि बुढ़ापे में तो हड्डियां कमजोर पड़ जाती है, फिर तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए जो करना है अभी कर लेना चाहिए। ये कह अभय गहरी नजरों से ऋषभ की आंखों में देखता है। धीरे धीरे अभय की नजरें उसकी आंखों से उसके होठों पर आ जाती है। ये देख ऋषभ की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अभय ऋषभ के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। डर के मारे ऋषभ कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। ऋषभ का दिल जोरों से धड़कने लगता है। ऋषभ के होठों एकदम करीब आ अभय एकदम से रुक जाता है। उसके होठों पर शरारती मुस्कान आ जाती है। कुछ देर तक जब ऋषभ को कुछ महसूस नहीं होता तो वो धीरे से पहले अपनी एक आंख खोलता है, फिर दूसरी। अभय वापस पीछे हो जाता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। तुमने अपनी आंखें क्यों बंद की थी? अभय ऋषभ को घूरते हुए कहता है। ऐसे ही। ऋषभ अभय नजरें झुकाकर कहता है। ऐसे ही। सच सच क्यों नहीं कह देते, तुम्हें लगा था मैं तुम्हें किश करने वाला हूँ? अभय तिरछी मुस्कान के साथ कहता है। ये सुन ऋषभ सकपका जाता है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस। क्या ऐसा नहीं? मुझे पता है तुम्हें यही लगा था। हाँ लगा था, आप मेरे इतने करीब आ गए थे, मुझे क्या किसी को भी यही लगेगा ना? छी छी, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी, मैं तो तुम्हारी आंखें देख रहा था। अच्छा, आंखें देख रहे थे या मेरे होंठ? ऋषभ चिढ़ते हुए कहता है। दोनों। तुम्हारे होंठ भी काफी खूबसूरत है और तुम भी। अभय छोटी सी मुस्कान के साथ कहता है। कुछ देर बाद वेटर खाना लेकर आ जाते हैं। खाना देख ऋषभ के होठों पर गहरी मुस्कान आ जाती है। उसकी निश्चल मुस्कान देख अभय के होठों पर भी मुस्कान खिल जाती है। ऋषभ की इनोसेंट मुस्कान देख अभय सोचने पर मजबूर हो जाता है। ऋषभ को देख किसी भी एंगल से लग नहीं रहा था कि वो इतना चालाक हो सकता है।
ऋषभ को देख लगता नहीं है कि ये चालाक लोमड़ी होगा, कहीं कुणाल को कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है, मुझे फिर से एक बार रिसर्च करनी होगी। खाना आते ही ऋषभ उस पर टूट पड़ता है। बहुत जोर से भूख लग रही थी उसे। अभय खुद का खाना छोड़ ऋषभ को ही देख रहा था। अभय को लगा था ऋषभ इतना खाना नहीं खा पाएगा, पर उसके देखते ही देखते ऋषभ ने सारा खाना खत्म कर दिया। ऐसा लग रहा था वो जन जन का भूखा है। अभय बुरी तरह हैरान हो गया था ऋषभ को देख, उसे विश्वास नहीं हो रहा था इतने छोटे से पेट में इतना सारा खाना आया कैसे। तुम्हारे पेट में कोई सीक्रेट गुफा है क्या? ऋषभ हैरानी से उसे देखता है। मैं कुछ समझा नहीं। इतना खाना कहाँ गया? इतू सा तो पेट है तुम्हारा। अभय की बात सुन ऋषभ शर्मिंदा महसूस करने लगता है। माफ कीजिए, मैंने आज आपका कुछ ज्यादा ही बिल बढ़ा दिया। मैं आपके पैसे चुका दूंगा। ऋषभ का की बात सुन हैरानी से अभय का मुंह खुल जाता है। ऋषभ को लग रहा था अभय को उसका ज्यादा खाना पसंद नहीं आया। बीवी, तुम्हें शायद पता नहीं है ये रेस्टोरेंट मेरा है, मुझे यहाँ कोई बिल नहीं पे करना, और अगर ये रेस्टोरेंट मेरा ना भी होता तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर मैं अपनी बीवी का पेट ही नहीं भर पाऊँ तो किसका काम है ये पैसा? तुम जिंदगी भर भी किसी 7 स्टार होटल में खाना खा लो तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए आइंदा ऐसी बात मत करना। मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। इतनी डाइट होने के बाद भी तुम्हारा वेट इतना कम है तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई, इसलिए मैंने बोला। आपके पास इतना सारा पैसा है? ऋषभ चौंकते हुए कहता है। हाँ, तुम्हारे पास भी तो होगा ना, जिंदल इंटरप्राइजेज के सीईओ हो। अभय की बात सुन ऋषभ मायूस हो जाता है। सीईओ तो वो था, लेकिन बस नाम का सब कुछ विजय और सुहाना मिलकर हैंडल करते थे, उसकी तो बस साइन होते थे। ऋषभ किन डॉक्यूमेंट पर साइन करता था उसे ये तक नहीं पता था। सुहाना और विजय उसे हमेशा ऑफिस के कामों से दूर रखते थे, वो नहीं चाहते थे ऋषभ को किसी भी चीज की नॉलेज हो। जब उसे कुछ पता ही नहीं होगा तो वो चाह कर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डर के मारे ऋषभ ने कभी कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं की। एपिसोड 24। कबीर अपने बालकनी की रेलिंग पर बैठा सिगरेट के कश लगाते हुए समुद्र की लहरों को देख रहा था। बहुत कुछ चल रहा था उसके दिमाग में। 10 साल का था वो जब उसके पिता की मौत हुई थी। 10 साल का मासूम कबीर खुशी के मारे कूदते हुए स्कूल से घर आ रहा था। उसके पापा ने उससे वादा किया था अगर इस बार वो अच्छे नंबर से पास होगा तो वो उसे नई साइकिल देंगे। कबीर ने क्लास में टॉप किया था, वो बहुत खुश था। कबीर जैसे ही घर पहुंचता है एकदम से उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। जब वो अपने पापा को एक सफेद चादर में लिपटे हुए बेजान पड़ा देखता है, उनका चेहरा पूरा जला हुआ था। बस उनके कपड़ों और हाथ में पहनी हुई अंगूठी से ही उनकी पहचान हो पा रही थी। उसकी माँ चीख रही थी, चिल्ला रही थी, सभी औरतें उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी, पर वो सब मिलकर भी उन्हें संभाल नहीं पा रही थी। वही एक कोने में उसके दादाजी बैठे थे, जो ना तो कुछ बोल रहे थे ना तो कुछ सुन रहे थे। गहरा सदमा लगा था उन्हें। अपने सामने अपने जवान बेटे की लाश को देख एक पिता पर क्या गुजरती होंगी, उस दर्द का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। कबीर की दादी की मौत 2 साल पहले कैंसर की वजह से हुई थी, लेकिन अगर आज वो जिंदा होती तो शायद ये सब देख सदमे से मर जाती। कबीर के कदम लड़खड़ा गए। ये मंजर देख वो गिरता उससे पहले ही उसके चाचा उसे संभाल लेते हैं। वो कबीर को गोद में उठा वहां से अपने घर ले जाते, क्योंकि वो माहौल उसके लिए सही नहीं था। वहां ले जाते ही कबीर बेहोश हो गया था। करीब 2 घंटे बाद उसे होश आता है। होश आते ही उसे उसके चाचा चाची की आवाज आती है। उसके चाचा चाची को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर चाची जी कुछ सुनना नहीं चाह रही थी। काजल, तुम समझ क्यों नहीं रही? विजय का अंतिम संस्कार कबीर को ही करना होगा। वो बेटा है उसका, ये उसी का ही हक है और उसकी ही जिम्मेदारी है। मैं समझ रही हूँ देव, लेकिन आप नहीं समझ रहे आप क्या कहना चाह रहे हो। पर कबीर बच्चा है अभी, तुम जानते हो वो विजय से कितना प्यार करता है, वो बहुत सेंसिटिव है, उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। उद्धरण चिन्ह। मुश्किल तो होगा पर उसे ये करना होगा। काजल अभी भी इसके लिए तैयार नहीं थी। कबीर ये सब सुन रहा था। कुछ देर बाद वो बेड पर से उठता है और बाहर हॉल में उनके पास जाता है।
कबीर को देख वो दोनों एकदम चुप हो जाते हैं। कबीर बोला, चाची मैं पापा का अंतिम संस्कार करूंगा और एक बेटे होने का फर्ज भी निभाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। कबीर की बात सुन देव और काजल हैरानी से उसे देखते हैं। उन्हें कबीर से ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगा नहीं था इस सिचुएशन में कबीर इतना मैच्योर बिहेव करेगा। देव कबीर के पास जाते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं। देव और काजल कबीर को लेकर उसके घर जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते वहां पुलिस आई हुई थी। पुलिस को यहाँ देख देव को हैरानी होती है। देव कबीर को लेकर उनके पास जाता है। इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ। उद्धरण चिन्ह। जी हमें मिस्टर विजय रॉय की मौत से जुड़ी एक खबर का पता चला है। दरअसल इनकी मौत का कारण ब्लू मून और रेड नाइट की फाइट है। उनके बीच की फाइट के कारण ही इनकी मौत हुई है और सिर्फ इनकी ही नहीं इनके साथ और 100 लोगों की मौत भी हुई है। उन्होंने अपनी लड़ाई में बहुत इनोसेंट लोगों को लपेट लिया। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य जहां देश विदेश से लोग घूमने आते हैं। गोवा अपने कल्चर, बीचेस और नाइट पार्टी के लिए जाना जाता है। 10 साल पहले इटली की एक माफिया गैंग ब्लू मून ने गोवा में अपने कदम रखे। उनके गोवा में कदम रखते ही गोवा की पूरी हवा बदल गई। उनके गोवा में आते ही और भी बाहरी गैंग गोवा में आने लगी, जिस वजह से अचानक से गोवा में क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। आए दिन कोई ना कोई गैंग आपस में भिड़ती रहती। इस सब की जिम्मेदारी सिर्फ ब्लू मून थी। उनकी वजह से ही बाकी गैंग्स गोवा में आई। ब्लू मून गोवा की सबसे बड़ी माफिया गैंग थी जिसके तार इटली से भी जुड़े हुए थे। बहुत गैंग्स आई थी उन्हें हराने पर सब नाकामयाब रही। ब्लू मून का सफाया करने के लिए 7 दोस्त साथ में आए और उन्होंने अपनी गैंग बनाई जिसका नाम था टीम रॉय, जिसका हेड था कबीर रॉय। उसी ने ही इस टीम को बनाया था। कबीर को माफिया शब्द से भी नफरत थी। सिर्फ उसे ही नहीं, टीम रॉय के हर सदस्य को माफियाज से नफरत थी। सबके नफरत करने के अलग अलग कारण थे। टीम रॉय ने कसम खाई थी आने वाले 5 सालों में वो ब्लू मून का पूरी तरह सफाया कर देंगे, फिर वो कभी किसी दूसरी गैंग को गोवा में नहीं आने देंगे। एपिसोड 25 कितने गंदे हैं आप। सुहाना और विजय उसे हमेशा ऑफिस के कामों से दूर रखते थे। वो नहीं चाहते थे ऋषभ को किसी भी चीज की नॉलेज हो। जब उसे कुछ पता ही नहीं होगा तो वो चाह कर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डर के मारे ऋषभ ने कभी कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं की। ऋषभ ने तो अब तक ऑफिस की भी शक्ल नहीं देखी थी। उसका बड़ा सा ऑफिस था जिस पर सुहाना ने अपना कब्जा जमाया हुआ था। वैसे अगर तुम सच में मेरे नुकसान की भरपाई करना चाहते हो तो तुम कुछ और कर सकते हो मेरे लिए। ऋषभ ना समझी से उसे देखता है। क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? ज्यादा कुछ नहीं, बस एक 5 मिनट 30 सेकंड का शॉर्ट किश। 5 मिनट 30 सेकंड। ऋषभ बुरी तरह हड़बड़ा जाता है। ऋषभ को हैरान देख अभय कहता है, क्यों कम है टाइम? ठीक है तो 8 मिनट 30 सेकंड रख देते हैं। आप क्या थोड़े से पागल हो? ऋषभ चिल्ला पड़ता है। अरे इतनी लंबी किश कौन करता है, इतनी में तो मैं मर कर ऊपर पहुंच जाऊंगा। ओह तो तुम्हें किश से नहीं टाइमिंग से प्रॉब्लम है। ठीक है तो टाइमिंग कम कर देते हैं, 2 मिनट 30 सेकंड फाइनल कर देते हैं। अभय तिरछाई मुस्कान होठों पर सजाए हुए कहता है, अरे नहीं आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। मुझे किश और टाइमिंग दोनों से ही प्रॉब्लम है। मैं आपको किश नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? वी आर मैरिड। शादी हो चुकी है हमारी। वो शादी जिसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। एक पपेट की तरफ मुझे मंडप में बिठा मेरे साथ जबरदस्ती फेरे ले लिए। ऋषभ अभय को ताना मारते हुए कहता है, बीवी शादी भले ही जबरदस्ती से हुई है पर सुहागरात तुम्हारी मर्जी से ही होगी। अभय ऋषभ को आंख मारते हुए कहता है। अभय की बेशर्मी भरी मुस्कान सुन ऋषभ का मुंह बिगड़ जाता है। छी छी कितने गंदे हैं आप, हर वक्त यही चलता रहता है आपके दिमाग में। 1 घंटा नहीं हुआ है हमें यहाँ आए हुए, अब तक आप किश, रोमांस और सुहागरात तीनों टॉपिक पर बात कर चुके हो। आपको जरा भी शर्म नहीं आती? दिखते तो एकदम सीधे साधे हो पर आपकी सोच तोबा तोबा। क्या करूं, इतनी खूबसूरत है मेरी बीवी की उसे देखते ही मेरा रोम रोम जल उठता है।
मैं चाह कर भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। अभय बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, हे भगवान, किस आदमी से मेरी शादी करवा दी आपने। इस आदमी के इरादे बहुत खराब है मुझे लेकर। तो तुम मुझे इस खाने की कीमत चुका रहे हो ना। अभय एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहता है, नहीं शादी हुई है ना हमारी पति है आप मेरे, आपका फर्ज बनता है मेरा पेट भरने का, इसलिए मैं आपको कुछ पे नहीं करने वाला। ऋषभ गहराई से अभय की नजरों में देखते हुए कहता है, ओह तो तुमने फाइनली मुझे अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट कर ही लिया। मेरे एक्सेप्ट करने या ना करने से सच्चाई तो बदल नहीं सकती, शादी हुई है हमारी, ये एक ऐसे कड़वा सच है जिसे ना चाहते हुए भी मैं मना नहीं कर सकता। अब पति मान लिया है तो पति होने के हक भी दे दो। बिल्कुल भी नहीं, शादी पर मेरा बस नहीं था, पर आपको पति होने का हक देना मेरे हाथ में है और मैं ये हक आपको कभी नहीं देने वाला। ऋषभ हल्की तेज आवाज में कहता है, आज नहीं तो कल पर तुम मुझे पति होने का हक जरूर दोगे, ये मेरा वादा है तुमसे। अभय पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, येस बट इन योर ड्रीम्स। ऋषभ मुंह बनाकर कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा ही फ्री हो गए हो? लगता है तुम्हें फिर से अपना असली चेहरा दिखाना पड़ेगा। अभय की बात सुन ऋषभ एकदम से घबराने लग जाता है, वो सच में भूल गया था अभय कौन है। ऋषभ चुपचाप वापस से अपना खाना शुरू हो जाता है। ये देख अभय के होठों पर टेढ़ी मुस्कान खिल जाती है। ऋषभ अब शांति से खाना खाने लग जाता है। अभय भी वापस अपना खाना शुरू कर देता है। कुछ देर में उनका खाना पूरा हो जाता है। खाना होते ही अभय का हाथ पकड़ लेता है और उसे वहां से बाहर ले जाने लगता है। ऋषभ बहुत धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा था, ये देख अभय चिढ़ जाता है। तुम्हारे पैर में क्या कांटे लग रहे हैं जो कछुए की स्पीड से चल रहे हो? वो ज्यादा खाना खाने की वजह से मेरा पेट ओवरफ्लो हो गया है, अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा। तो फिर इतना खाया ही क्यों? कंट्रोल नहीं कर सकते थे खुद पर? अरे नहीं हुआ ना कंट्रोल, बहुत तेज भूख लगी थी। तो अब भूख तो। अभय मुंह बिगाड़ कर कहता है, प्लीज क्या हम कुछ देर यही बैठ सकते हैं, मुझसे अब बिल्कुल नहीं चला जा रहा। देखो हमें यहाँ से निकलना होगा, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तुम्हें महल छोड़ मुझे वापस ऑफिस जाना है। ये सुन ऋषभ का छोटा सा मुंह हो जाता है। अभय उसका लटका हुआ चेहरा देखता है, फिर उसका हाथ पकड़ता है और उसे उठाकर अपने कंधे पर डाल देता है। ये देख ऋषभ की आंखें हैरानी से फैल जाती है। इतने लोगों के बीच अभय ने उसे ऐसे उठा लिया, सब लोग पीछे पलट पलट उन्हें देख रहे थे। अभय पर तो उनकी नजरों का कोई असर नहीं हो रहा था, पर ऋषभ बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। क्या कर रहे आप? सब लोग हमें ही घूर रहे हैं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।